और बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। क्या वॉशिंगटन का दबदबा अब खत्म हो रहा है? क्या सुपर पावर की नई परिभाषा अब बीजिंग और मॉस्को लिख रहे हैं? क्या ट्रंप इस वक्त अमेरिकियों के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट बन गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज दुनिया के 3 कोनों से 3 ऐसी खबरें आई जिन्होंने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक को हिला कर रख दिया है। एक तरफ ईरान की जंग में अब तक अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स के तबाह होने की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप पर कतरते हुए उनकी सैन्य शक्तियों को सीमित करने की बात कर दी है। इस बीच बीजिंग में पुतिन का हाथ थामकर शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि दुनिया का जंगल राज की तरफ अगर बढ़ रही है तो आज चक्रव्यूह में बात क्या वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजिंग से आ रही है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और तेल अवीव तक को हड़कंप मचाया है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन में जारी जंग के बीच दुनिया के 2 दिग्गज नेता शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक मंच पर आए। दोनों ने सिर्फ हैंडशेक ही नहीं किया बल्कि वॉशिंगटन को एक ऐसा हार्ड मैसेज दिया जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब खलबली मचा दी है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि दुनिया जंगल राज के कगार पर खड़ी है। जब डिप्लोमेसी में जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बीजिंग की इस बायलैटरल मीटिंग में शी जिनपिंग ने बिना लाग लपेट के दुनिया को आगाह कर दिया। जिनपिंग ने कहा कि एक तरफा सैन्य फैसले और खत्म नहीं होने वाले युद्ध पूरी मानवता को एक ऐसे दौर में धकेल देंगे जहां कोई नियम नहीं होगा, सिर्फ ताकत का राज होगा। दुनिया में अभी शांति दूर की कौड़ी है। एक तरफा फैसलों और वर्चस्व वाली राजनीति ने जितना नुकसान किया है वो सच में बहुत भारी है। ये हमें फिर से जंगल का राज चलाने की तरफ धकेलने की धमकी दे रहा है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य रूस और चीन अब खुद को जिम्मेदार वैश्विक ताकत के रूप में साबित करेंगे। रूस चीन की ये महान दोस्ती ठीक वक्त की मांग के अनुसार है। तो जिनपिंग का ये इशारा साफ तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ था, जो बिना किसी ग्लोबल कंसेंट के पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह बीजिंग का मौसम भले ही नॉर्मल रहा, लेकिन यहाँ की राजनीतिक गर्मी पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर व्लादिमीर पुतिन के वेलकम के लिए जो रेड कार्पेट बिछाया गया था वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, पश्चिमी देशों को यह दिखाने की कोशिश भी थी कि रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति बीजिंग की चौखट पर आकर दम तोड़ देती है। दोनों नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर गार्ड ऑफ ऑनर का इंस्पेक्शन किया। पुतिन के चेहरे पर एक अजय आत्मविश्वास था तो जिनपिंग के हाव भाव में एक ग्लोबल सुपर पावर वाला ठहराव था। चीन और रूस अपनी दोस्ती की सिल्वर जुबली मना रहे हैं इस साल। पुतिन ने साफ कहा कि रूस और चीन का यह अलायंस किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि यह समय की मांग है। नए युग में रूस और चीन के बीच व्यापक साझेदारी और रणनीतिक तालमेल आज भी दुनिया में इंटरनेट संबंधों का एक मॉडल है। ये समानता एक दूसरे के हितों के सम्मान, आपसी सहयोग और दोस्ती के सिद्धांतों पर आधारित है। आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध का सामना कर रहा है। ऐसे में चीन की यह दोस्ती उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़े रोड मैप पर मोहर लगाई है। रूस का तेल और गैस अब बड़े पैमाने पर चीन की फैक्ट्रियों को पावर देगा। बदले में चीन रूस को वो आधुनिक तकनीक मुहैया करा रहा है जिस पर पश्चिमी देशों ने रोक लगा रखी है। क्या डिप्लोमेसी के सबसे बड़े राज चेहरों और हैंडशेक में छिपे होते हैं? बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से आई इन 2 तस्वीरों को एक साथ गौर से देखिए। जगह वही है, कैमरा एंगल भी वही है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टी है। 14 मई को रेड कार्पेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे और ठीक 6 दिनों के बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ठीक उसी जगह पर खड़े हैं। जगह नहीं बदली है, लेकिन दोनों मुलाकातों की बॉडी लैंग्वेज ने पूरी कहानी बदल दी है। पहले फ्रेम में डोनाल्ड ट्रंप या हैंडशेक नहीं बल्कि एक माइंड गेम चल रहा था। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच का फासला उनके हार्ट पोस्चर और चेहरे पर
वो जमी हुई मुस्कान साफ बयां कर रही थी कि ये मुलाकात दो महाशक्तियों के बीच की मजबूरी और भारी कश्मकश के बीच है। यहाँ हर इंच पर वर्चस्व की जंग थी। जबकि आज की तस्वीर में पुतिन के एंट्री होते ही डिप्लोमेसी का तापमान बदल गया। पुतिन और जिनपिंग के हैंडशेक में हाथों की ग्रिप में भरोसा दिख रहा था। वो पुरानी नो लिमिट दोस्ती की गर्मजोशी थी। डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट था जो ट्रंप वाले फ्रेम से बिल्कुल नदारद था। जाहिर है कैमरा एंगल भले ही एक हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का यह फर्क साफ बताता है कि ग्लोबल पावर गेम में असली धुरी इस वक्त कहां घूम रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं जो कि अमेरिका से आ रही है, वॉशिंगटन से। राष्ट्रपति ट्रंप को सीनेट से बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने के प्रस्ताव को अमेरिकी संसद से ये पास हो गया है। हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स का साथ इन सांसदों ने दे दिया है। ये प्रस्ताव 50 के मुकाबले 47 वोट से पास हुआ। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की मनमर्जी पर ब्रेक लग गया है? क्या ईरान से युद्ध के मुहाने पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप को अपनों ने ही बीच रास्ते में छोड़ दिया है? वॉशिंगटन से आई ये खबर यही गवाही दे रही है। अमेरिकी संसद में ट्रंप को वो करारी हार झेलनी पड़ी है जिसकी उम्मीद खुद व्हाइट हाउस को भी नहीं थी। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया है और ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये कि विपक्ष के इस वार में उनके अपने ही 4 रिपब्लिकन सांसदों ने पीठ में छुरा घोंप दिया और डेमोक्रेट्स के पाले में जाकर खड़े हो गए। 50 बनाम 47 का यह आंकड़ा सीधे सीधे ट्रंप की जिद पर अमेरिकी लोकतंत्र का हथौड़ा है। इस प्रस्ताव के पास होने का सीधा मतलब ये है कि अब ट्रंप अकेले दम पर ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं कर सकते। अगर युद्ध लड़ना है तो उन्हें संसद के सामने गिड़गिड़ाना होगा, मंजूरी लेनी होगी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जंग शुरू करने का हक किसी एक शख्स की सनक को नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान और संसद को है। प्रस्ताव लाने वाले डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप बंद कमरों की सियासत छोड़ें और संसद में आकर अपनी रणनीति बताएं। हालांकि ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं और इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। ये डेमोक्रेट्स है या डेमोक्रेट्स, ये नाम बहुत सटीक है। तो मैं बातचीत के बीच में हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें परमाणु हथियार नहीं मिल सकता और एक खबर आती है कि डेमोक्रेट्स ट्रंप को आगे की बातचीत से रोकना चाहते हैं। वो रोकना चाहते हैं अगर उसे उन्हें एक और थप्पड़ मारना पड़े। वे परमाणु हथियार चाहते हैं मिडिल ईस्ट को उड़ाने के लिए और फ्रैंकली दुनिया को उड़ाने के लिए। ये होने वाला नहीं है। अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई चला सकता है। इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होता है, कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है या फिर सेना की सुरक्षित वापसी के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगनी होती है। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन अपनी ही पार्टी में लगी ये सेंध ट्रंप की उस अजेय छवि पर बहुत बड़ा दाग है जिसे वो दुनिया को दिखाते रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ट्रंप क्या अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए एम्बैरेसमेंट बन गए। लोकप्रियता के पैमाने पे भी वो कमजोर होते जा रहे हैं। कल हमने आपको चार्ट दिखाया था और आज उनके सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, एक बिल में उनके खिलाफ वोट कर दिया। आइए अब आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। पश्चिम एशिया से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूटने के बाद इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमले की अब तैयारी में जुटा है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की 5 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस हाई लेवल मीटिंग में इजराइल के सेना प्रमुख और एयरफोर्स चीफ समेत तमाम टॉप ऑफिसर्स शामिल हुए।
इजरायली अफसरों को लग रहा है कि अगर ईरान ने युद्ध खत्म करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई का फैसला ले सकते हैं और इजरायल को उसके लिए तैयार रहना होगा। 28 फरवरी को शुरू ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना का वो नुकसान उठाना पड़ा है जिसकी कल्पना खुद पेंटागन ने भी कही नहीं की। अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि 28 फरवरी को शुरू हुई जंग में अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि पूरे 42 फाइटर जेट्स और ड्रोन या तो पूरी तरह तबाह हो गए या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। इनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट थे, एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट था, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 अटैक जेट था, 7 KC-135 स्ट्रेटंकर एयर रिफ्यूलिंग प्लेन थे, एक E-3 सेंट्री एवॉक्स प्लेन था, 2 MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशनल प्लेन थे, एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर था और 24 MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल हैं। 24। CRS का कहना है कि यह नुकसान सिर्फ एक बानगी है। कई मोर्चों की जानकारी अभी इतनी सीक्रेट है कि पेंटागन उसे छुपा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान ने अमेरिका के अजेय होने के गुरूर को तोड़ दिया है? ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को एयरफोर्स को खत्म कर दिया, लेकिन यहां तो उल्टी रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है। क्या इस महा नुकसान के बाद अमेरिका बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया है? पश्चिम एशिया संकट के बीच इजराइल और इटली में राजनयिक युद्ध भी अब छिड़ गया है। नेतन्याहू कैबिनेट के मंत्री इतमार बेन गुइस ने गाजा जा रहे इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को हिरासत में लिए जाने पर उनका मजाक उड़ाया। जमीन पर हथकड़ी लगे, मुंह के बल लेटे कई प्रदर्शनकारियों के सामने बेन गुइर ने इजरायली झंडा लहराते हुए नारा लगाया, वेलकम टू इजराइल। इस दौरान फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाने वाली एक महिला के साथ इजरायली अफसर और सुरक्षा बलों ने जबरदस्ती भी की। सब कुछ कैमरे में कैद है। प्रदर्शनकारियों में कई इटालियन नागरिक शामिल हैं। इजरायली मंत्री की हरकत से नाराज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायली राजदूत को फोन पर समन किया और बिना शर्त माफी की मांग उससे की है। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। ट्विशा के डेथ मामले पर संध्या चौधरी का पोस्ट है, किस भरोसे पर बेटियों का ब्याह किया जाए? जब पढ़े लिखे परिवार का यह हाल है, उनको जल्द न्याय मिले। एक और व्यू है दलित स्टोरी पर, माधुरी चिंचम लतपुरे। इतिहास गवाह है कि जिसने भी ब्राह्मणों को दलितों या पिछड़ों के साथ जोड़कर समीकरण बनाया, लखनऊ के सिंहासन पर राज तिलक उसी का हुआ है, जैसे 2007 में बसपा ने कर लिया था। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।